इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। और यह वीडियो नंबर सेकेंड इस चैप्टर का। इसके पहले एक वीडियो किया है मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। और पिछले वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है प्रीवियस वीडियो के नाम से। तो आइए हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, इसके पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन किया जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा, प्रोडक्शन, वो हमने देखा था कि जो प्रोडक्शन है वो कई सारे देशों में होता है। ऐसा नहीं कि केवल अगर इंडिया कंपनी है तो सिर्फ इंडिया में प्रोडक्शन करेगी, बल्कि वो अपने मार्केट के हिसाब से, अपने प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से दुनिया के किसी भी देश में वो प्रोडक्शन कर सकती है, उसके कोई पार्ट्स का मैन्युफैक्चर कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या टॉपिक का नाम है? इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो यानी कि जो प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा, यानी कि चाइना में उसके कंपोनेंट्स को बनाया जाता है, यूरोप में ले जाकर उसको असेंबल किया जाता है, इंडिया में उसका कॉल सेंटर स्थापित किया जाता है, और फिर अमेरिका में उसका रिसर्च होता है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग काम हैं जो कि अलग अलग देशों में किए जाते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किए जाते हैं, इनको आखिर एक में जोड़ा कैसे जाए, इस चीज़ को इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो प्रोडक्शन अपने प्रोडक्ट का वहीं करती हैं जहां जो जगह मार्केट से नज़दीक हो, जहां पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है वो मौजूद हो, और वो भी सस्ते दामों पर, जहां पर जो फैक्टर्स एक तरीके से उसके पक्ष में हो। प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर्स ज़रूरी हैं, जैसे कि आपका गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, कितने टैक्स लगाए जाते हैं, अगर लोगों को जॉब के लिए रखना है तो उसके लिए क्या रेगुलेशंस हैं, लेबर लॉज हैं या नहीं है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कोई भी अगर जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपने फैक्ट्री को या फिर कारखाने को किसी भी देश में स्थापित करती है प्रोडक्शन को करने के लिए। तो जब देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज को ये पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या फिर ये जो सारे कंडीशंस हैं वो अच्छे लगते हैं या फिर उनके अनुसार होते हैं, तभी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो फैक्ट्रीज या फिर ऑफिसेज जो है प्रोडक्शन के लिए या फिर प्रोडक्शन के किसी भी एक छोटे से काम के लिए वो किसी भी देश में स्थापित करती है। और इसके बाद जितने भी मनी स्पेंड किए जाते हैं या फिर पैसे लगते हैं बिल्डिंग्स को बनाने के लिए या फिर मशीन्स लगाने के लिए या फिर दूसरे इक्विपमेंट को लगाने के लिए, उन्हें हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आप आजकल काफ़ी वर्ड सुन रहे होंगे इस इन्वेस्टमेंट के बारे में कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना आया, फिर यहाँ पे इस जगह पर इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये कंपनी इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यही चीज़, तो आखिर इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आप जो पैसे लगाते हैं बिल्डिंग्स को खरीदने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, मशीन्स लगाने के लिए या फिर दूसरी इक्विपमेंट को लगाने के लिए जो कि प्रोडक्शन में यूज़ होंगी, उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इसके साथ ही जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा, उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो अमेरिका की कंपनी है जीप, तो जीप अगर यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगा रही है तो वो जो इन्वेस्टमेंट करेगी उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इसी तरीके से फोर्ड है, इसी तरीके से आपकी एप्पल है। एप्पल अगर यहाँ पर फैक्ट्री बैठा है और अपने मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जितने भी देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो किसी भी देश में या फिर कहीं भी जो किए जाते हैं, उसका सिर्फ एक रीज़न होता है और वो है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने का कई सारे जरिए हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है यहाँ पर जो लेबर्स मिलते हैं वो सस्ते मिलते हैं तो उसके पैसे बचेंगे, या फिर यहाँ पर उसको फैक्ट्री बैठाने में काफ़ी कम खर्च हो रहा है, या फिर वो मार्केट से नज़दीक है। तो इन सभी फैक्टर्स में जो प्रॉफिट है, इन सभी रीजंस की वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसका प्रॉफिट बढ़ता है। तो इसी वजह से कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए, अपने जो उसका मुनाफा है उसको बढ़ाने के लिए। और समय समय पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि अकेले ही वो फैक्ट्री बैठाती है, बल्कि वो किसी एक पार्टनर के साथ इन कंट्रीज में फैक्ट्री बैठाती है। तो ये जो स्टेप है कि आप पार्टनरशिप में किसी कंपनी के साथ फैक्ट्री बनाए। फॉर एग्जांपल आप बात करें फोर्ड की, तो फोर्ड जो थी जब पहली बार इंडिया में आई थी करीब 1991 में, तो उस समय फोर्ड ने अकेले फैक्ट्री स्थापित नहीं किया था, बल्कि उसने महिंद्रा, जिसकी स्कॉर्पियो आती है, बोलेरो आती है, उस कंपनी के साथ मिलकर फैक्ट्री स्थापित किया था और उसके साथ ही प्रोडक्शन किया करती थी। तो देखिए
तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो कई बार लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके इन कंट्रीज में फैक्ट्री स्थापित करती है। तो देखिए लोकल कंपनीज को इस स्टेप से दुगना फायदा होता है। तो पहला तो स्टेप यह है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो पैसे इन्वेस्ट करेगी इन सभी कामों के लिए, चाहे बिल्डिंग खरीदने के लिए, मशीन्स खरीदने के लिए या फिर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और दूसरा कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो नए नए टेक्नोलॉजीज अपने साथ ला सकती है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या फिर प्रोडक्शन में जो हेल्प करे। तो इस तरीके से जो लोकल कंपनी है उसको ये फायदा होता है कि वो आसानी से बहुत सारी चीज़ें सीख सकती है जो कि उसे अब तक नहीं आती थी, या फिर प्रोडक्शन के कई सारे गुण वो सीख सकती है। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा सबसे ज़्यादा स्टेप उठाया जाता है, सबसे एक कॉमन रूट है उनके लिए लोकल जगह पर किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट का या फिर वहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाने का, और वो है कि वो लोकल कंपनीज को सीधे खरीद लेती हैं। और फिर जैसे कि आप अभी सुन रहे होंगे कि फ्लिपकार्ट जो कंपनी है, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉलमार्ट अगर खुद से आए और स्टोर्स एक तरीके से स्थापित करने लगे देश के सभी शहरों में, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा हेडेक होगा, बहुत ही बड़ी उसके लिए परेशानी होगी और उसके करीब 5 से 10 साल लग सकते हैं। तो अगर वो डायरेक्टली फ्लिपकार्ट को खरीद ले, तो फ्लिपकार्ट को खरीद लेने की वजह से उसका जो मार्केट प्रेजेंस है इंडिया में वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है और वो सीधे इंडिया में मार्केट लीडर हो सकती है। तो ये एक रूट अपनाया जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा लोकल कंपनीज को खरीद के अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए या फिर एक कंट्री में आने के लिए। तो देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनके पास इतना वेल्थ होता है कि वो आसानी से इन सभी कामों को कर सकते हैं, किसी भी कंपनी को खरीद सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, कारगिल फूड्स एक कंपनी है जो कि अमेरिकन एमएनसी है। तो इसने एक छोटे से इंडियन कंपनी को खरीद लिया, जैसे कि पराग फूड, इसके अलावा भी और भी कंपनीज को खरीदा था। तो देखिए पराग फूड जो है उसने एक बहुत बड़ा मार्केटिंग नेटवर्क अपना स्थापित किया था इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में, जहाँ पर उसके जो ब्रांड्स थे वो बहुत ही रिप्यूटेड थे। और इसके साथ ही जो पराग फूड्स थे उसके 4 ऑयल रिफाइनरीज थे इंडिया में, और जिनका की कंट्रोल अब कारगिल के पास जा चुका है। तो देखिए इस स्टेप के बाद जो कारगिल है, जो कि इंडिया में अभी तक मौजूद ही नहीं थी, इंडिया में उसका कोई प्रेजेंस नहीं था, वो अब इंडिया की लार्जेस्ट एडिबल ऑयल की प्रोड्यूसर हो चुकी है और इसका कैपेसिटी जो है वो 5 मिलियन पाउचेस डेली है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो सीधे एक तरीके छोटे कंपनीज को खरीद कर, किसी भी देश के कंपनी को खरीद कर जो प्रेजेंस से वो बढ़ा लेती हैं, उस कंट्री में पहुंच जाती हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमने कई सारे तरीके देखे, जैसे वो इन्वेस्टमेंट करे, फैक्ट्रीज बैठाए, ये सभी चीज़ें करे। दूसरा हमने देखा कि लोकल पार्टनर के साथ इन्वेस्टमेंट करे या फिर लोकल पार्टनर के साथ मिलकर वो प्रोडक्शन शुरू करे। और तीसरा एग्जांपल यह है कि वो सीधे जाए और वहाँ पर जो पहले से कंपनी मौजूद है, जिसका रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसका प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, उसको वो सीधे खरीद ले और अपना जो प्रेजेंस है उस मार्केट में ही, उस जगह पर उसको बना ले। तो देखिए ज़्यादातर जो टॉप एमएनसीज हैं उनका जो वेल्थ है उनके पास जो पैसा है वो बहुत सारे देशों के पूरे बजट से भी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉलमार्ट को देखें, अमेजोन को देखें या फिर और भी दूसरे कंपनीज को देखें, तो उनका जो एवरेज टर्नओवर है, वॉलमार्ट का एवरेज एक साल का टर्नओवर करीब 500 बिलियन है। 500 बिलियन। तो ये 500 बिलियन अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा है, बांग्लादेश की जीडीपी से ज़्यादा है और भी बहुत सारे जीडीपी से ज़्यादा है। और वहीं इंडिया से आप कंपेयर करें तो इंडिया का है 2.5 ट्रिलियन। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के कंपैरिजन में जो अकेले वॉलमार्ट है वो कितनी बड़ी कंपनी है और कितना उसके पास पैसा है। तो इस तरीके के जो पावर है या फिर वेल्थ है इन कंपनीज के पास, तो इतने ज़्यादा पैसा होने की वजह से उसका जो इन्फ्लुएंस है वो किसी भी चीज़ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो सकता है, चाहे वो किसी देश की सरकार पर हो या फिर वहाँ के मार्केट पर हो, किसी भी चीज़ पर। तो देखिए एक दूसरा तरीका भी है एमएनसीज द्वारा जिसके ज़रिए वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है या फिर प्रोडक्शन को करवाती है किसी भी देश में। तो अभी तक ने हमने तरीका देखा क्या कि वो इन्वेस्टमेंट करे, कोई भी कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट करे और प्रोडक्शन को बढ़ाए। दूसरा तरीका है कि लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके प्रोडक्शन करे। तीसरा तरीका है प्रोडक्शन करने वाली लोकल कंपनी को वो खरीद ले। और इसके बाद एक चौथा तरीका ये है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे कि आप देखते हैं
एप्पल को फॉर एग्जांपल ले लीजिए, तो एप्पल क्या करती है? एप्पल अपने मोबाइल फ़ोन्स को खुद नहीं बनाती है। एप्पल जो है वो सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन्स को डिज़ाइन करती है, उसके जितने कंपोनेंट्स हैं वो कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगेंगे, इन सभी को डिसाइड करती है। और फिर चाइना में आकर या फिर किसी और देश में आकर वो वहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से, छोटे से कंपनी से फिर उसे वो बनवाती है। तो देखिए बात यह है कि एप्पल की जो मोबाइल फ़ोन बनाती है वो छोटी कंपनी नहीं है, वो भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन वो खुद से एप्पल इस मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन नहीं करती है। तो स्टेप को यहाँ पर बताया गया है, इसी तरीके को यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए जो बड़ी एमएनसीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वो छोटे छोटे कंपनीज़ को प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर देती हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को, जैसे कि आपके कपड़े हो गए, फुटवेयर हो गए, स्पोर्ट्स आइटम हो गए। ये सभी एग्जांपल ऐसे हैं जहाँ पर जो बड़ी कंपनीज़ है वो छोटे छोटे कंपनीज़ को बहुत सारे देशों में प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर दे दिया करती हैं, और उसके बाद उसके बदले में उन्हें वो पैसा देती है और उसी तरीके से प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है इनको सप्लाई किया जाता है एमएनसीज को, इन छोटे छोटे कंपनीज द्वारा, और जिसको ये बाद में अपने नाम पर अपना ब्रांड का नाम लगाकर और इन्हें कस्टमर्स को ये कंपनीज बेच देती हैं। तो ये जो बड़े एमएनसीज होते हैं इनके पास काफ़ी पावर होता है, और इनके पास ये पावर होता है कि अपने जो प्रोडक्ट है उनके प्राइस को, क्वालिटी को, डिलीवरी को और जो लेबर कंडीशंस है इन छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए उसको वो तय कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एप्पल बोलता है, फॉक्सकॉन एक कंपनी है जो कि एप्पल के मोबाइल फ़ोन्स को बनाती है, अगर एप्पल उसे बोलेगी कि आपको मैं सिर्फ 300 रुपये दूंगा इस मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए, तो वो सिर्फ उसे 300 रुपये ही देगा। अब यहाँ पर फॉक्सकॉन के पास इतना पावर नहीं है कि वो इस बात को मना कर दे। क्यों? क्योंकि अगर वो उससे झगड़ा करता है एप्पल से, या फिर एप्पल को कहता है कि नहीं मैं 300 में नहीं बनाऊंगा, तो वो एप्पल जो है वो जाकर किसी दूसरे प्रोड्यूसर को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देगा और फिर फॉक्सकॉन को एक भी रुपए नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जितने भी, फॉर एग्जांपल आप गारमेंट्स को ले लीजिए, कोई अमेरिका की कंपनी है वो कपड़े कहाँ बनवा रही है? इंडिया में बनवा रही है, और इंडिया की एक छोटी सी कंपनी जो है वो कपड़े बना रही है। तो जितने प्राइस पर वो मल्टीनेशनल कंपनी बोलेगी उतना ही प्राइस पर इंडिया के कंपनी को बनाकर देना है, और अगर वो थोड़ी मोड़ी इधर उधर बात करती है तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा और ये काम किसी दूसरी कंपनी को चला जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो तरीका है प्रोडक्शन में भागीदारी का या फिर प्रोडक्शन करने का, इसमें जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, और वो जितने प्राइस पर किसी भी प्रोडक्ट को बनवाना चाहे उतना प्राइस पर वो बनवा सकती है, और वो काफ़ी आसानी से दबाव भी डाल सकती है किसी भी कंपनी पर। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा कि बहुत तरह के वेज हैं जिसके जरिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही हैं और लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर रही है, या फिर उनको एक तरीके से कंपटीशन भी दे रही हैं, और वो कई जगहों पर पार्टनरशिप स्थापित कर रही है लोकल कंपनीज़ के साथ, और उनको यूज़ कर रही हैं लोकल कंपनीज़ को सप्लाई के लिए, या फिर बहुत जगहों पर लोकल कंपनीज़ के साथ वो कंपटीशन कर रही हैं या फिर उनको खरीद ही ले रही हैं। जो एमएनसीज़ है उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है प्रोडक्शन पर, इन सभी जगहों पर, इन सभी कंपनीज़ पर, और इसके रिजल्ट के रूप में हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है इन दिनों वो बहुत ही अलग अलग जगहों पर होता है और एक दूसरे से काफ़ी इंटरलिंक्ड होता है। तो जैसे ही हमने बात की एप्पल के बारे में, तो एप्पल की अगर आप बात सोचते हैं कि सारा प्रोडक्शन अगर चाइना में होता है तो ये बात आप गलत सोचते हैं। कि देखिए एप्पल का जो डिस्प्ले है वो साउथ कोरिया में बनता है, और इसके बाद और भी जो दूसरी चीज़ें हैं वो दूसरे देशों में बनती है, और उसको फिर लाकर चाइना में असेंबल किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एप्पल का जो प्रोडक्शन है, एप्पल के मोबाइल फ़ोन का या फिर लैपटॉप का, उसका जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ एक देश में नहीं होता बल्कि कई सारे देशों में होता है। और इसी चीज़ से हम समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो एक दूसरे से पूरे वर्ल्ड में कितना इंटरलिंक हो चुका है और वो किस तरीके से आजकल काम कर रहा है। तो यहाँ पर यही देखिए फोर्ड मोटर का एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसको आप खुद से कर ले, लेट्स वर्क दिस आउट, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसके आगे हम जाते हैं, और आगे हमारा देखिए आगे टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। तो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।